टीम 07 को जानते हैं आप? ये बचकाने लोग हैं। वो मेरा दोस्त था भाई, वो तुमको कंफर्मेशन दे देता था कि एजाज खान कौन है। जान दो बाबा, मेरे बारे में ज्यादा इंक्वायरी मत करो रे। एल्विश यादव से उनकी फटती है कि नहीं, ये जरूर पूछिएगा। जूते एकदम गंदे काले पीले। आज इन लोग ये कौन सी डिफेंडर दिखा रहे। वो मेरे बाहर खड़ी रहती थी तो ये लोग देखते थे, भाई कितनी गाड़ी है आपके पास? अरे भाई बाइक आपकी? तो मैं बोलता था जाओ लेके जाओ रे। मेरी बाइक पे, मेरी गाड़ियों पे वीडियो बनाते थे। ये दोनों खाली बकचोद है, बातें करते। एल्विश यादव की मैं इज्जत नहीं करता हूँ। ये होटल से नीचे नहीं आते जब एजाज खान खड़ा हो जाता है तो बेटा। अबे हरामखोर, खुश होना है तो उस चीज पे हो कि अपनी माँ को एक वड़ा पाव लाके खिला अपनी कमाई से। आपके कितने अफेयर रहे हैं जिंदगी में? अरे घर तुड़वाओगे क्या मेरा भाई? फिर हम जब जेल गए ना तो सडनली हम देखते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पैरों में कुछ नहीं है, बॉडीगार्ड नहीं है। कि झूठ की जिंदगी आप कितना जीते हैं? और उसके बाद सारे रियलिटी शो पेल दिए। करे नहीं, उनको पेल नहीं दिया। मतलब रियलिटी शो का नाम आता है तो बोले एजाज खान डैडी। एल्विश और जोगिंदर को कब तक मारोगे? एल्विश के कंधे पे हाथ रख के बोलूंगा, बेटा यादव समाज को बता, दादागिरी की बात समझाता हूँ। तुम लोग ये जो ऑनलाइन गैंगस्टर बनते हैं ना, उनको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ। बचकाने लोगों को, बच्चे लोग को दिखा देना कि डैडी डैडी होते हैं। पेप्सो वो मेरा दोस्त था जो होता था ना, और ये कंट्रोवर्सी होती थी ना, तो वो बताता था सबको कि एजाज मेरा भाई क्या है मेरे लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बलराज सिंह एंटरटेनमेंट प्रेजेंट टॉक विद जोया खान एंड बलराज सिंह। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ उनके साथ जहाँ वो चलते हैं कंट्रोवर्सी साथ चलती है, ऐसा वो कहते भी हैं और हम भी समझते हैं। कैसे हैं एजाज भाई? मैं ठीक हूँ यार। एक बार मेरे घर पे 3 लड़कियां आई। एक का नाम था कंट्रोवर्सी, हाँ, दूसरी का नाम था कंट्रोवर्सी, हाँ। और तीसरी का नाम था भी कंट्रोवर्सी। मैं बोला आप तीनों एक साथ क्यों चली आई? बोले हम तेरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, जहाँ तू जाता है हम तेरे पीछे आएंगे। मैं बोला ठीक है। फिर मुफलिसी तो मुझसे मोहब्बत की जिंदगी भर, एक कंट्रोवर्सी और आ गई, इसको भी करने दो। देखो, बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे। बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और सच्चाई ने मुझे बदनाम कर दिया। मुझे जैसे कहानी उन्हीं की होती है जिनकी ज़िंदगी में जिन्होंने मुफलिसी देखी हो, जिन्होंने उतार चढ़ाव देखे हों। ये जो इस्माइल है ना, मैं आपसे वो सवाल आज बिल्कुल नहीं करने वाला जो सभी तरीके के लोग करते हैं। मेरे पास सवाल बहुत कठिन है, कठोर है। ये जो मुस्कुराहट है ना, ये मुस्कुराहट मुझे जाननी ही नहीं है एजाज खान की। मुझे जानना है इसके पीछे का हल्का फुल्का दर्द। पूरा तो आप कोई भी नहीं समझ सकता एजाज भाई, लेकिन फिर भी जितना आप बता पाएँ, इसके पीछे का दर्द दुख क्या है? हर कोई मिटाना चाहता है मुझको, हर कोई मिटाना चाहता है मुझको, जैसे कोई चीज हूं मैं। हर बात का जवाब शायरी में है। हर कोई मिटाना चाहता है मुझको, जैसे कोई चीज हूं मैं, और सच बोलने की आदत है मुझको, लोगों को लगता है बदतमीज हूं मैं। बड़ा ही, देखिए, मैं सारा खेल नज़रिए का है। जिसकी जैसी नज़र वैसे हो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। मेरी नज़र से कोई देखे आपको, मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ, मेरी नज़र से कोई देखे, बड़े खूबसूरत और बड़े सादगी पसंद इंसान हैं आप। जितना मैंने देखा है, जितना मैंने समझा है, परखने की आदत नहीं है मुझे, समझने की आदत है। देखो ऐसा है यार, दर्द किसकी जिंदगी में नहीं होता। दर्द होना एक मर्द के लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमें, हमारे पिताजी को आप देखेंगे, आप अपने पिताजी को देखेंगे, मैं यंग जनरेशन से कह दूं कि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हीरो होता है तुम्हारा बाप, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे वालिद साहब। इनको देखेंगे कभी तो इनकी आंखों में देखना, ये हमेशा तुमसे वो दर्द, वो पेन छुपा लेंगे। ऑफिस में क्या हो रहा है, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितना कर्जा चुकाना है, रिश्तेदार क्या क्या उनके साथ कर रहे हैं, उनके दोस्तों ने उन्हें धोखा क्या दिया,
क्या उनकी ज़िंदगी में हो रहा है तुम्हें कभी दिखाई दिया उनकी आंखों में? नहीं देगा। मैंने अपने पिताजी से सीखा है, अपने वालिद साहब से सीखा है कि दर्द को झेलना कैसे, उसको छुपाना कैसे और उसके मज़े कैसे लेना। दर्द जब नासूर हो जाता है ना तो ऐसा मज़ा देता है ना, मैं पूछ नहीं सकता और ना मैं बता सकता हूँ। तो मैंने कभी उनसे पूछा नहीं और ना मैंने कभी उन्हें बताया। दर्द भी जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर दर्द दर्द नहीं। और देखो, दुश्मनों का सबसे बड़ा घाव यही है कि दर्द में भी मुस्कुराओ। देखो, उस आदमी को कैसे तोड़ोगे जो उसकी जिंदगी में जितना दर्द है उसके बाद भी वो मुस्कुराएगा। तुम उसको गोली मार रहे होंगे तो गोली खाते खाते गोली ही है। क्या है यार। एजाज भाई, आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, उतार चढ़ाव देखा है, इसलिए आपके पास इतनी कहानियां हैं कि आप आज अगर शुरू करें तो मुझे लगता है कई घंटे, कई दिन या कई महीने भी गुजर सकते हैं, लेकिन आपकी कहानियां ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि हर शब्द पे आपके पास कहानी है। हाँ, मैंने ज़िंदगी को जिया हूँ और देखा हूँ उतार चढ़ाव, हार जीत, पैसा, गरीबी, भूख, जिल्लत, मैंने सब देखा हूँ और उसके सबके मज़े ले आऊँ और उनसे लड़ाऊँ। सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब क्या बना आपके लिए? देखो, सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब मेरे लिए जब मेरी अम्मी बीमार हो गए थे, उनको लिवर सिरोसिस हो गया था, तब हमें डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी अम्मी के पास 15 दिन है। तो हम खुदा से लड़ गए। देखो, ऊपर वाला जब देने पे आता है अल्लाह ताला तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और यकीन जब तुम उस पर रखते हो तो तुम्हारी आजमाइश लेता है, और उस आजमाइश पे अगर तुम खरे उतरे तो फिर वो तुम्हें क्या बना देता है तुम सोच नहीं सकते हो। ये मैं सबसे पहले फील किया जब मैं मुसल्ला बिछा के रोया और मैंने मेरे अल्लाह ताला से कहा कि अब तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि तूने मुझे इतनी कीमती चीज़ दे के रखी थी, अब जब तू मांग रहा है तो मेरी तो फट गई भाई, और मैं इसके बिना जी नहीं सकता। उस दिन की घड़ी 10 साल तक हमारी अम्मी हमारे साथ रहे, सारे डॉक्टर लिवर के फेल हो गए, सब फेल हो गए। अल्लाह ताला ने बोला कि भाई अब तो मैं बुला रहा हूँ इसको, तो हमने भी खुशी खुशी, हमने कहा 15 दिन की जगह तूने 10 साल दिए हमें। हमारी अम्मी सही जगह पे, उनका ख्याल रखना। और तब से हमको यकीन हो गया, हमारी अम्मी कहते थे कि बेटा दुनिया का भला करना, आखिरत ही सच है, ये दुनिया एक झूठ है। और दुनिया की सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दे दी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख ली, महंगी घड़ियाँ पहन ली, जूते पहन लिए, आज भी पहनते, सब देख लिया। फिर हम जब जेल गए ना तो सडनली हम देखते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पैरों में कुछ नहीं है, बॉडीगार्ड नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, वो गद्दे नहीं है, सीधा ज़मीन, और सामने चूहे चल रहे, और इधर कॉकरोच बैठे हुए, इधर आजू बाजू सब एकदम परेशान लोग दिख रहे हैं, और वो सब मेरे को देख रहे ऐसा। और मैं उन लोगों को देख रहा हूँ, उन लोग बोल रहे इजाज़ भाई तुम कैसे आ गए वंटाए। अरे मैं बोला वंटाए हम भी आ गए ले, अभी अल्लाह ताला का हुक्म है, इधर आए तो अभी देखते हैं इधर क्या है। तो मैं ये सोचा कि साला सच तो कुछ भी नहीं है मौत के अलावा, मतलब 2 गज ज़मीन के अलावा कोई चीज़ सच नहीं है, बाकी सब झूठ है। आदमी जब मरेगा तो कब्र में डाल रहे होंगे तो ना अरमानी की घड़ी होगी, ना वर्साचे का कफन होगा, ना तुम्हारे लुई वितौन के जूते होंगे, और ना तुम्हारा हेयर स्टाइलिस्ट या मेकअप मैन तुम्हारे साथ होगा, और ना तुम्हारे जैकब पॉल के चश्मे होंगे। सिर्फ तुम होंगे, और तुम्हें नाम भी नहीं दिया जाएगा, तुम्हें बोला जाएगा बॉडी को दफना दिया गया है, फातिया पढ़ो और यहाँ से चलो, काम ख़त्म करो। अब उसमें कुछ सच्चे और अच्छे लोग होंगे, जैसे तरबियत दी है हमारे माँ बाप ने हमको, तो हम कब्रिस्तान जाते, हमारी अम्मी के लिए फातिया पढ़ते, उनकी मगफिरत मांगते, तो अल्लाह वो देगा कि जब हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे भी आएंगे, हमें मगफिरत मांगेंगे। यही सच है, बाकी सब झूठ है मेरी जान। एजाज भाई, आपने इतनी सारी चीज़ें की हैं, अभी मैं आपसे थोड़ा सा एक सवाल चेंज करता हूँ। मुझे ये बताएं आप कि झूठ की ज़िंदगी आप कितना जीते हैं, दिखावे की ज़िंदगी कितना जीते हैं आप? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मुझे 3 लोगों से बड़ी नफरत है, और तुम्हें भी, और जो देख रहे हैं उनसे भी बता दूँ कि ये 3 लोगों से बच के रहना, ये मुनाफिक होता है। एक,
जो आपसे हर बात पे झूठ बोले। दूसरा, जो वादा करके मुकर जाए, छोटा भी वादा हो, मैं तुझे 5 बजे मिलूंगा, ये तेरी चीज तेरे को दे के जाऊंगा, वादा खिलाफी किया, वो मुनाफिक है। तीसरा, जो तुम्हारी अमानत में खयानत करे। अगर ये 3 चीजें किसी के अंदर है, उससे दूर हो जाओ, वो मुनाफिक है, उसको दूर कर दो। हम तो ये मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत दी कि हमारे वालिद साहब ने हमको बताया, ये 3 चीजें तेरे अंदर हुई तो घर से निकाल दूंगा। सच बोल, जो भी है सच बोल। हमने गलत काम भी किए, ऐसा नहीं किए। सारे काम हम जब करते थे, घर वाले तो देखो, बाहर सिगरेट पी लिया, घर में बास आ रही है, झूठ बोल रहे, तो बोले झूठ मत बोल। हमारे वालिद साहब बोले झूठ बोल रहा है तो मेरे को ऐसा लग रहा है तू मुझे बेवकूफ़ समझता है। तेरे घर में घुसते हमें सिगरेट की स्मेल आ गई, तू पीता है ना। तो हमारे वालिद साहब ने हमको ट्रेनिंग ऐसी दी कि झूठ की ज़िंदगी जी नहीं जाती। वरना जितने बचकाने झूठ बोल रहे, झूठी ज़िंदगी जी रहे, देखो झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। मतलब 1 करोड़ दिन की झूठ की ज़िंदगी जियो और 1 दिन की सच की ज़िंदगी जियो, रिलैक्स फील होगा कि ये जो तुम हो ये तुम ही हो। लोग झूठों को पसंद करते हैं, झूठों का बोलबाला है। बड़े खड़े, छोटे बैठे, आलिम के फैसले जालिम लोग कर रहे, सच्चे भूखे मर रहे, झूठे मज़े ले रहे। बिल्कुल सही बात। तो मुझे ना झूठे पसंद है, ना मैं झूठ बोलता हूँ, ना मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद है, और ना झूठी दिखावे की जो ज़िंदगी दिखाते हैं कि हमारे पास ये है वो है। जो है वो दिखाओ, जो नहीं है वो मत दिखाओ, और जिसके पास होता है वो दिखाता नहीं। मैंने आज तक कभी ऐसा दिखाया नहीं मेरे पास जूते कितने। किसी दिन अल्लाह माफ़ करे दिखा देंगे तो हैरान परेशान हो जाएंगे लोग। मैंने तो कभी नहीं दिखाया कि मेरे पास कितनी घड़ियाँ हैं, ये देखो वो देखो। कभी मैंने टैग भी नहीं किया हो किसी पोस्ट में। मैंने कभी किसी को रॉलेक्स को या इसको या उसको मैंने कभी टैग, ये सब चीज़ें ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें है भाई। मज़ा तब आता है कि तुमने दूसरों के लिए क्या किया। दूसरों के लिए अगर बात शुरू हुई है, टीम 07 को जानते हैं? हाँ, मतलब टीम 07 फैजू, अदनान और ये सबको इतिहास पता है उनका। ये धारावी के कुछ बच्चे थे जो टिकटॉक एक होता था, वो ये बनाते थे। अब क्या इनको मारा जाता था इधर उधर किधर भी, तो वीडियो बना लेते थे लोग। हाँ। टैलेंटेड बच्चे थे, लोग इनके साथ गलत कर रहे थे। हमें किसी का फ़ोन आया, भाई टीम 07 आपसे मिलना चाहती है। बोला ये है क्या? कोई क्रिकेट टीम है, कोई कबड्डी की टीम है, कौन सी टीम है? बोले ये एक टीम है। कहाँ की टीम है? बोले टिकटॉक की एक टीम है। तब हमें पता चला टिकटॉक होता क्या है। फिर हमारा मैनेजर नूर सिद्दीकी, आप जानते होंगे, आज कास्टिंग डायरेक्टर भी हो गया है वो बोला भाई टिकटॉक वाले आपको कब से साइन करना चाह रहे। तो हमको गौहर का भी फ़ोन आया था, गौहर खान को साइन किया हुआ था उन्होंने ऑलरेडी। तो हम उनसे मिले, तो टिकटॉक वालों ने हमको कहा आप 90s के सॉन्ग बनाइएगा हमारे लिए। मैं बोला ठीक है। फिर हमको लगा कि ये टीम को हम बुला के इनको सपोर्ट करते हैं। देखो भाई, हम कोई टिकटॉकर या इन्फ्लुएंसर तो थे नहीं, बिल्कुल, हम तो एक्टर थे। और साउथ की फिल्मों में हमने आज जितने सुपरस्टार हैं, महेश बाबू, रामचरण तेजा, NTR, श्रीकांत, नितिन, इस सब हीरो के साथ आपको मेरी क्लिपिंग मिल जाएगी। पिक्चरों के नाम भी सब सुपरहिट पिक्चर है। आप काट के वो जो डालते ना, आप डाल देना, क्योंकि इसमें भी कोई भक्त आएंगे बोलेंगे झूठ बोल रहा है। नहीं डाल देंगे, वो एडिटर डाल देगा। तो मैंने महेश बाबू के साथ दोकड़ू, रामचरण तेजा आज इतना बड़ा हीरो हो गया है, उसके साथ ब्रूस ली किया, फिर नायक किया, NTR के साथ बादशाह किया, वो सारी पिक्चरें किया साउथ में मैं। उसके बाद में बिग बॉस में आया था। बिग बॉस में, और बिग बॉस छोड़ दो, अब तक का जो दुनिया का, यहाँ का, हिंदुस्तान का सबसे पहला रियलिटी शो था जो जूम पे आता था, बॉलीवुड क्लब, टिकट टू बॉलीवुड, जो करेगा उसको 3 पिक्चरें मिलेगी। वो मैंने जीता था सर। उसका भी आपको क्लिपिंग मिलेगा। ये बचकाने लोगों को, बच्चे लोग को दिखा देना कि डैडी डैडी होते हैं।
तुम अभी 2025 में रियलिटी शो कर रहे हो, 2024 में कर रहे हो। डैडी ने 2 रियलिटी शो जीत लिए, जीत के उनको भूल भी गए, कभी बोला भी नहीं है, तो आज बोल रहा हूं। और उसके बाद सारे रियलिटी शो पेल दिए, करे नहीं, उनको पेल नहीं दिया। मतलब रियलिटी शो का नाम आता है तो बोले एजाज खान डैडी, ये सब कर दिया। कभी कभी गुस्सा आता है कि ये बचकाने लोग जब, अरे बेटा अभी हम जानते हैं सलमान खान साहब क्या है, उन्होंने क्या किया है, वो हमारे सीनियर है, सीनियर जूनियर का रिस्पेक्ट होता है, प्लस एक कैटेगरी होती है हर चीज़ की यार। हमने रियलिटी शो जीत के 3 पिक्चरें जो मिली थी वो कर भी दी और उसमें नाम भी कमा लिया। रक्त चरित्र उसकी पहली फिल्म थी जिसमें मैं, सूर्या और विवेक ओबरॉय। तो ये अभी तक वहाँ से टीवी जाओ, टीवी में एकता कपूर के 12 शो किया हुआ मैंने, क्या होगा निम्मो का करम, अपना अपना, कहानी हमारे महाभारत की, रहे तेरा आशीर्वाद, लाख रुपए पर डे भी ले लिए हमने। और आज से 20 साल पहले इनको, बेटा वो अलग था, उसके मजे अलग थे, जब सोशल मीडिया नहीं था, खाली हमको देखने के लिए लोग खड़े रहते थे। अभी आज तो सब ऐसे घूमते रहे, क्या वैल्यू, आज तो हर चवन्नी का दूसरा देखो, भाई चवन्नी के सारे छुट्टे आज स्टार बने हुए। आप कौन? भाई मैं फलाना, मैं ढिमका। अबे कौन है रे तू बाबा, कभी तेरे को देखा नहीं, कभी तेरा नाम नहीं सुना। मेरे 4 मिलियन फॉलोवर है। अबे बाबा जा रहे, कहाँ से आया है? चवन्नी के सितारे बने हुए हैं, क्या चवन्नी के सारे छुट्टे आज सितारे बने हुए हैं। जिसको देखो वो बोले हम ये, हम अरे मिलियन फॉलोवर। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बदकिस्मती से, दौलत तो बहुत होती है लेकिन ये दौलत उनको नहीं मिलती जो आपको मिली है। एक बार पैसे वाली चीज़ें जो होती हैं ना उसको कमा लिया जाता है, लेकिन ये दौलत को भाई आज पूरी दुनिया में मैंने जो कमाया हूँ तो सिर्फ रिश्ता और इज्जत कमाया हूँ। आज मेरे लिए लोग क्या क्या करने को तैयार है, लेकिन मैंने करवा थोड़ी लिया उनसे। मैं ना किसी से गिफ्ट लेता हूँ, ना मैं किसी से कोई काम करवाता हूँ, और ना मैं किसी पे कोई एहसान जताता हूँ ना एहसान लेता हूँ। टीम 07 के लिए मैंने जो किया, उनको बुला के उनकी हेल्प किया, जो भी किया वो मैं इसलिए आज बता रहा हूँ कि आपने पूछा। मैंने कभी सामने से वो बात कभी नहीं निकाली कि टीम 07, मेरी ऑफिस थी, वहाँ पे आते थे ये 4 बच्चे एकदम पतले से, मुंह पे पिंपल, पसीने में तरबतर, मेहनत किए वो लोग, जूते एकदम गंदे काले पीले। आज इन लोग ये कौन सी डिफेंडर दिखा रहे, वो मेरे बाहर खड़ी रहती थी तो ये लोग देखते थे, भाई कितनी गाड़ी है आपके पास, अरे भाई बाइक आपकी, तो मैं बोलता था जाओ लेके जाओ रे। मेरी बाइक पे, मेरी गाड़ियों पे वीडियो बनाते थे। मेरे पास 8 गाड़ी है, तो क्या मैं रोज एक गाड़ी दिखाते रहूं, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी बाइक, ये मेरा ये कौन दिखाता है यार? क्या वो आपको मानते हैं अभी? देखो, कमजरफों की बस्ती में एहसान एक गुनाह है, जिसे तैरना सिखाओगे वो तुम्हें डुबाने को तैयार रहता है। लेकिन आपकी नीयत कितनी साफ है, इस चीज़ से पता चलता है कि आप जब भी कोई बात बोलते हो, मैं कोई ये, बहुत लोग मुझे भी अब कहेंगे तू चापलूसी कर रहा था। सही बात है। बस मैं अभी सीधा चलना चाहता हूँ, ना उनके मुंह लगना चाहता था, ना उन्हें बहस करना चाहता था, ना उनसे लड़ना चाहता था। उनको हमारी तरफ से एक बात दे देना कि मेरे झुक के चलने को बुज़दिली ना समझ, मेरे झुक के चलने को बुज़दिली ना समझ, ये खुदा का खौफ है कि मैं सर को झुका के चलता हूँ। वाह क्या बात है। जैसे आप आने वाले थे, हमने एक स्टोरी पोस्ट की थी, मैंने बोला था कि भाई एजाज भाई से आपको जो भी सवाल हो, जिसका भी जैसा सवाल हो आप पूछ सकते हो। उससे पहले ये बताऊंगा कि जब आप आए तो मैंने आपसे पूछा पहला सवाल कि भैया आपका कोई सवाल हो तो मुझे बता दो, मैं पूछ लूँगा। लेकिन आपका जवाब ये था कि अगर बता करके सवाल करना हो तो फिर सवाल का मतलब मजा क्या आएगा? फिर जो भी पूछना है बेझिझक पूछो। तो उसी वजह से जो भी सवाल होंगे हम आपसे बेझिझक पूछेंगे। पूछिए। और सवाल में हम बीच बीच में पूछते रहेंगे, जिन जिन का आता रहेगा। पहला एक बंदे ने लिखा है, ये है KD यादव करके 143, इन्होंने लिखा है एल्विश यादव से उनकी फटती है कि नहीं, ये ज़रूर पूछिएगा। इनका नाम है KDN यादव। बेटा तू यादव है ना, अब तेरे लिए मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा, एल्विस के कंधे पे हाथ रख के बोलूँगा बेटा यादव समाज को बता कि मेरी तेरे से फटती है या तेरी मेरे से फटती है।
यार यादव लोग मेरे बहुत पुराने पुराने दोस्त थे, गुजर लोग ओरिजिनल, ये सब फेक लोग हैं, बचकाने लोग हैं। ये होटल से नीचे नहीं आते जब एजाज खान खड़ा हो जाता है तो बेटा। और बंबई है ये बेटा। क्या होता है मैं तुम्हें आज समझाता हूँ, दादागिरी की बात समझाता हूँ। तुम लोग ये जो ऑनलाइन गैंगस्टर बनते हैं ना, उनको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ कि दूसरी जगहों पे क्या होता है, जैसे दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, उधर क्या होता है, गांव होता है, गांव का एक सरपंच होता है, उसके अंडर में कुछ लोग होते, फिर वहाँ थोड़े बहुत लोग होते हैं जो दादागिरी करते हैं। फिर कुछ होता है तो सरपंच के पास जाते हैं, सरपंच जी उसको सॉल्व कर देते हैं। फिर थोड़ा इधर आ जाओ दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली 6 यहाँ वहाँ कुछ बदमाश, कुछ शाने रहते हैं। बेटा ये बम्बई है, यहाँ पे अंधेरी के शाने अलग, गोरेगांव के शाने अलग, जोगेश्वरी के शाने अलग। जितने स्टेशन बदलते ना उतने डॉन लोग हैं इधर। अब सोच तू कितने स्टेशन है इधर, और गूगल करेगा तो जितने इंटरनेशनल डॉन है वो सब तेरे को बॉम्बे से मिलेंगे बेटा। ऐसा टाइप करेगा टक 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 टक, जितने सुपर कॉप है ठोकने वाले वो भी तेरे को बॉम्बे से मिलेंगे। ये सब तेरे को यादव है तो इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक यादव दोस्त है, वो बहुत प्यार करती है मुझसे, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और मैं यादव समाज की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन एलविस यादव की मैं इज्जत नहीं करता हूँ। उसका तुमको वॉइस नोट सुना देता मैं, लेकिन जाने दो, ये गलत हो जाएगा। अब मैं उसके कंधे पे हाथ रख के तुमसे ये पूछवा दूंगा कि बेटा आज तू यादव समाज को और इसको बता ही दे कि मैं तेरे से डरता हूँ या तू मेरे को बड़ा भाई मानता है। देख लो भाई, जवाब आपके सामने है। दूसरे हैं आई एम सुभील करके हैं ये, भाई से पूछना इलेक्शन क्यों लड़ते हो, अगर सच्चे इंसान हो तो एक पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं करते। भाई मैं इलेक्शन इसलिए लड़ता हूँ कि मेरे पे 12 झूठे केस है बेटा, और इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं अपने हक के लिए लड़ा ही नहीं, फिर मेरे साथ गलत हो रहा है। और वोट तो बेटा बड़े बड़े तुर्रम हार गए रे ईवीएम के आगे। ईवीएम नाम की एक चीज़ है, मालूम है तेरे को? मेरी जान, मुझे वोट कितने मिलते हैं वो मैं जानता हूँ, और घोटाले कितने होते वो भी मैं जानता हूँ, और बड़े बड़े जो 10 सालों से जीत रहे थे वो हार गए। मैं तेरी तरह तो नहीं हूं ना बेटा कि घर में बैठ के खाली सवाल पूछ रहा हूं। मैं रोड पे निकल के लड़ रहा हूं अपने हक के लिए, अपनी जनता के लिए, और अपने देश के लिए। तू भी जरा बाहर निकल और लड़ाई कर, सवाल पूछ सकता है, तेरा डेमोक्रेटिक हक है, ये डेमोक्रेसी है, कंट्री है हमारी। आजकल तो हम सवाल पूछते तो हम पे केस हो जाता है, कम से कम तू हमसे सवाल पूछ रहा है तो हम जवाब तो दे रहे। कि सारे दुखों का इलाज है, सारे क्रिटिकल सिचुएशन का इलाज है, आप मुस्कुराते रहो। तो मुस्कुराने से कभी आपका जो फेस है दर्द नहीं करता भैया, हमेशा मुस्कुराते रहते हो। क्या है भाई कि ऐसा होता है कि जब तुम्हें पता होता है ना, देखो मैं लोगों से हमेशा ये कहता हूँ कि हारा नहीं हूँ मैं, मुस्कुरा रहा हूँ। हारा नहीं हूँ मैं, मुस्कुरा रहा हूँ, और मिटना होता तो मेरा अल्लाह ताला मुझे कब से मिटा देता। अगर वो मेरे चेहरे पे रोशनी दे रहा है ना बार बार, तो इसका मतलब वो साइन दे रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुस्कुराते रहना चाहिए, और दिन में 100 बार अपने आप को ये बोलते रहो कि अच्छाई के साथ चलो, बुराई के साथ नहीं। तुम्हें हमेशा रास्ता मिलेगा, अच्छाई बुराई, अच्छाई बुराई, अच्छाई बुराई। देखो इज्जत पे बात आई, वो बात और होती है जब तुम, लेकिन जब किसी की मदद करने की बात आती है तो अच्छाई का रास्ता चुन के तुम उसकी मदद करोगे तो तुमको बहुत मज़ा आएगा। तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की, मेरे को ना किसी की अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है। ये जो कमेंट है, लाइक, मैं देखता भी नहीं, माँ की कसम। मैं इंस्टा देखता हूँ रे कभी, कौन क्या लिख रहा है क्या नहीं। मैं कभी शॉट दे के मॉनिटर में अपना शॉट नहीं देखता हूँ। अभी डायरेक्टर हूँ तो मैं देखता हूँ। भाई मैंने जो बोला है मुझे पता है मैंने क्या बोला है, और मैं उस पर अमल करता हूँ। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। लोग क्या करते हैं, प्रीचिंग तो कर रहे हैं लेकिन उस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आई डू वट एवर आई कैन।
अगर मेरे सामने रास्ते में किसी को मार रहे तो मैं रुक ही जाता हूँ, मेरे से नहीं होता, मैं रुक जाता हूँ कि किसी को मारे मर गया तो बहुत बार रुका हूँ मैं। कई बार पुलिस मेरे को भी बोलती है, अरे तू काय के लिए रे। अभी पुलिस वाला एक भड़क गया मेरे पे, 31 था, वो किसी को कोई मार रहा था, मैं रुकाया, उसको पुलिस स्टेशन ला के छोड़ा और वो पुलिस वाला घर जा रहा था। तो मेरे को ऐसा देख रहा है, बोले भाई 2 दिन से ड्यूटी कर रहा था, अभी ये क्या ले आए तुम। मतलब होता है। अभी वो दोस्त बन गए अच्छे सब, वो बोले यार काम तो तुमने अच्छा किया, जो भी है। इंसानियत का काम करने में मेरे को बहुत मज़ा आता है। एजाज खान कौन कौन से नशे करते हैं? मैं सिगरेट पीता हूँ और कभी कभी दम लगा लेता हूँ। अभी तो बहुत टाइम हो गया नहीं लगा, क्योंकि अभी हेल्थ पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ मैं। और लोगों से भी कहूँगा कि उससे क्या है, और डिप्रेशन ही आता है, उससे खुशी नहीं मिलती है। और उससे दारू तो मैं पीता नहीं था पहले, मैं वाइन कभी पी लिया करता था। अभी मेरी सर्दी हो जाती तो लोगों को लगता मैं नशे में हूँ। तीसरी बेटी है ना ये। कंट्रोवर्सी, तीनों लड़कियां मुझे पे पागल है। अभी क्या है, जितने लोग कमेंट करते, कसम खुदा की उनकी अम्मी से और उनकी बहन से पूछेंगे ना आप, तो बोलेंगे एजाज खान हमें अच्छा लगता है। वो यही बोलेंगी कि उसकी माँ ये बोलेगी बेटा हो तो ऐसा हो, उसकी बहन बोलेगी भाई हो तो ऐसा हो। देखो इसको भी गलत सोचा होगा लोगों ने, इसकी क्लियरिफिकेशन होने से पहले तक। देखो लोग क्या सोचते हैं ना, कसम खुदा की मेरे घंटे पे भाई, समझे ना मेरी बात तो फिर मेरे घंटे से, समझे ना जज्बात तो मेरे घंटे से। घंटे से एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, आप मुझे ये बताएं आपके कितने अफेयर रहे हैं जिंदगी में? अरे घर तुड़वाओगे क्या मेरा भाई? तुम तो यार हिंदुस्तान की सारी एजेंसियां हमसे सवाल कर ले, हम उसके जवाब दे सकते हैं। अभी तुम हमसे ये पूछोगे और फिर वो देखो, आईबी से बच सकते हो तुम, सीबीआई से बच सकते हो, इंटेलिजेंस से बच सकते हो, एनसीबी से बच सकते हो, सारी एजेंसियों से बच सकते हो। वाइफ की एजेंसी से नहीं बच सकते हो तुम। उसका एक ही काम है, सुबह से ले रात तक इसने गुनाह क्या किया वही पकड़ना है बस। तो हमारा तो कोई अफेयर रहा ही नहीं है। वाह। नहीं रहा। जितने हमें तुम्हें बताए ना उतने ही अफेयर हमारे रहे। नहीं रहा, कोई अफेयर नहीं रहा। और भाभी जी बिल्कुल आप इस बात से निश्चिंत रहें, बिल्कुल सही राह पे हैं, सही हैं। बस एक ये कमलुद्दीन जी हैं, इन्होंने बोला है कि एजाज भाई से पूछना कि एल्विस और जोगिंदर को कब तक मारोगे। ये कैसा सवाल है? कोई ऐसा क्या नाम है उनका? ये है कमलुद्दीन भाई। देखो इस्लाम का तरीका और हमारे नबी का तरीका एक अलग तरीका है कि जिसने दरवाजे बंद कर दिए उसको भी माफ कर दो, जिसने माफी मांगी उसको भी माफ कर दो, जिसने हाथ ऊपर उठा लिया उसको भी माफ कर दो। मैंने तो इनको माफ कर दिया हो। मारने की बात, इनको क्या मारूं मैं खाली इनको एक्सपोज कर रहा हूं। अब मैं एल्विस से मिल लूंगा, आज वो जोगिंदर भी बम्बई आएगा, उससे भी मिल लूंगा और मैं आप लोगों को ये दिखा दूंगा कि देखो ये, अगर उन्होंने ये बोल दिया ना हम तुम्हारे छोटे भाई है, तो समझ जाना उनकी फटके हाथ में आ चुकी है। क्योंकि या तो हमसे कोई बुलवा ले कि हम उनके छोटे भाई है, ये तुमको गिफ्ट होगा। मुझे मारना नहीं है उनको, कहीं ना कहीं वो भी किसी का बेटा, किसी का माँ है। जब तक हमसे शानपति वो लोग नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहे हम। एक बात बताऊं, जब जू में जाते हैं तो बच्चे जो रहते ना, वो पिंजरे में शेर रहता तो उसको मूंगफली मारते रहते, लेकिन वही बच्चों को अगर जंगल में छोड़ दो और शेर सामने आ जाएगा तो आगे से पू और पीछे से टू दोनों निकल जाएगी उनकी, समझ रहे? तो पू कौन? जोगिंदर, और टू कौन? एल्विस। ये बचकाने हैं दिल्ली के भाई, दिल्ली के अलग शाने लोग हैं, बड़े बड़े दुर्रम बचे हुए। मेरा जो दोस्त था ना भाई, ओरिजिनल गुजर, नीरज, सुने होंगे नाम उसको, वो शेर था बाबा, पेप्सो। वो मेरा दोस्त था, जो होता था ना और ये कंट्रोवर्सी होती थी ना तो वो बताता था सबको
कि एजाज मेरा भाई क्या है मेरे लिए। वो ओरिजिनल शाना था, नीरज तंवर। हाँ वो था ओरिजिनल। ये बचकाने लोग हैं, वो मेरा दोस्त था भाई। वो तुमको कंफर्मेशन दे देता था कि एजाज खान कौन है। वो शेर जिंदा होता था ना, तो वो बताता था कि मेरा भाई कौन है। जान दो बाबा, मेरे बारे में ज़्यादा इंक्वायरी मत करो रे। चलो अभी ये जो भी था मैंने पूछ लिया, अब हम किसी के सवाल नहीं, अब मेरे खुद के सवाल हाँ होंगे। अब मुझे ये बताएं, इनको कहाँ फेमस कर रहे हैं ना, भाई, ना, बचकाने छोड़ो लोग उनको। को यार। मैं ये जानना चाहता हूँ एजाज भाई, आपके हिसाब से दोस्ती के मायने क्या है? देखो, दोस्त एक ऐसी चीज़ है जो तुम खुद चुनते हो। बाकी के रिश्ते जो होते हैं ना, वो ऊपर वाला तुमको भाई बहन चाचा मामा माँ बाप ये तुम खुद लेके आते हो। दोस्ती का जो रिश्ता है वो तुम खुद चुनते हो। मैं दोस्ती में बड़ा वफादार हूं। मुझे दोस्त वफादार मिले हैं, लेकिन कहीं पे फीके पड़ जाते हो जिम्मेदारियों से, इससे उससे। लेकिन है मेरे कुछ 3-4 दोस्त जो हर हाल में मेरे साथ खड़े हैं। बाकी थोड़ा इज्जत परहेजगारी उससे उससे डर जाते, छुप जाते, क्योंकि फिर मेरी वजह से वो भी तकलीफ में आ जाएंगे, टारगेट हो जाएंगे, उनके पीछे लोग लग जाएंगे। तो थोड़े मैं उनको खुद ही, मैं जब जाती मेरे को ऐसी 3-4 गाड़ी 5 गाड़ी पुलिस वाले लेने आते, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तौसीफ बेटा चले रे सब हटो, ये कोई नहीं है मेरे साथ, चले जाओ रे सब घर जाओ, पूछ लो। दोस्ती के ऊपर है कि तू अच्छा है तो अच्छा है, तू बुरा है तो भी अच्छा है। दोस्ती के मिजाज में यारों के है तो बड़ी मेरे साथ दिक्कत। ऐसा हुआ कि मेरे दोस्तों से अच्छे मेरे दुश्मन निकले, हाँ, जो हर बात पे कहते तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे छोड़ेंगे नहीं, तू जहाँ भी मिलेगा तुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर भी मैंने दोस्त बहुत कमाए। और देखो, दोस्ती में अगर तुम वफादार हो तो तुम दोस्ती कोई लालच नहीं है। मैं अपने दोस्तों के लिए क्या करता हूँ, वो जब मेरी बायोग्राफी बनेगी तो वो दोस्त खुद ही बोलेंगे। एजाज खान कभी रोता है? हाँ रोता हूँ, मेरे अल्लाह के आगे रोता हूँ। तुम्हारी भाभी बहुत रुलाई है मुझे। रोता हूँ मैं, अपनी अम्मी के कभी बिना बहुत रोता तकलीफों हूँ। की वजह से? तकलीफ से मैं नहीं रोता हूँ। तकलीफ मुझे क्या देंगे भाई इन लोग। मैं कभी अकेलापन परेशान करता है? मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे प्यार करने वाली मेरी बहनें हैं, मेरी बीवी है, मेरे वालिद साहब हैं, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे दोस्त लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे फैंस मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह ताला मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं अकेला नहीं हूँ। मैं कभी कभी उन चीज़ के लिए रोता हूँ कि मैंने भी बहुत गलतियाँ की है ज़िंदगी में, तो वो मुझे याद आती है। मैंने कई दिल तोड़े, मैंने कई लोगों को मारा, मैंने कई लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई। वो चीज़ों के लिए मैं उनको सॉरी बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो चीज़ें याद आती है। कभी एजाज खान को पता है कि सामने वाले की गलती नहीं है, फिर भी उसको मारा या गालियाँ दी हैं? हाँ, उसीलिए हमने, वो पहले करते थे हम जब बेअकल थे, तो अब अकल आई तो वो चीज़ें याद आती है। सला मारते थे तो बहुत मारते थे, अब वो चीज़ें याद आती तो रोते भी है। वो कोई मिलता तो सॉरी भी बोलते हम गले लगा के, पर गलती तो गलती है। फिर ये चीज़ें याद आती है तो हम रोते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। किसी को कभी जज कर देते तो रोते हैं, पर अकेले में रोते। तकलीफ से हम नहीं रोते। हमें कोई 100 लोग मारेंगे तो हमारे आंख से एक आंसू नहीं गुनाह निकलेगा, लिख के आप देते करो, गुनाह आप करो तो उसकी सज़ा आप नहीं डिसाइड कर सकते क्या सज़ा है। बस वही। सज़ा तो ऊपर वाला आपको देगा जो भी आपने गुनाह किए हैं, लेकिन कोई इंसान आपको सज़ा दे इतना हक आपने किसी को नहीं दिया। नहीं, हाँ? गुनहगार उसके ना हैं मैं बस। किसी के आगे झुकता हूँ, ना मैं झुकूंगा मेरे अल्लाह के सिवा। ना मैं किसी से मांगता हूँ, ना मैं मांगूंगा मेरे अल्लाह के सिवा। और ना मैं किसी के आगे रोता हूँ, और ना मैं रोऊंगा मेरे अल्लाह के सिवा। क्या बात है। कंट्रोवर्सी से एक मेरा सवाल ये है, जैसे मैं आपको काफ़ी देर से कोई भी सवाल कर रहा हूँ तो वो चीज़ें आपने पहले ही क्लियर कर दी कि तीनों बेटियाँ आपके घर हैं, तो कोई भी सवाल पूछो वो कंट्रोवर्शियल हो ही जाता है। आने वाले समय में आप ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो एजाज भाई? आप किस लिए इतनी भागा दौड़ी कर रहे हैं? आपके पास सब कुछ है, तो आप सुकून से क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि मेरा देश सुकून में नहीं है, मेरी कौम सुकून में नहीं है,
मेरे देश के लोग सुकून में नहीं है। कुछ तबके के लोग हैं जो मुसलमानों को, दलितों को, जैसे हरियाणा में भी छोटा गुजर, बड़ा ठाकुर, छोटा ठाकुर, हैं, शिया सुन्नी, ये सब देख के मैं परेशान होता हूँ। मुझे इसके लिए पावर चाहिए और मुझे एक लड़ाई लड़नी है, और उस लड़ाई में मेरे साथ कुछ सोल्जर आएंगे और इंशाल्लाह इतिहास बनेगा एक दिन जब हमारा भी नाम इंशाल्लाह, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, वैसा दौर आने वाला है। और तब ऐसे लोग लगेंगे जो अपनी जान की परवाह ना करे, अपनी ईमान की, अपनी फैमिली की परवाह करे और उनसे परमिशन ले और ये देश की लड़ाई में आगे बढ़े। इंसान किससे हारता है? इंसान अपने आप से हार जाता है। कभी अपने आप से मत हारना, अपने आप को कभी क्रिटिसाइज मत करना, अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना। दूसरे तुम्हें कभी नहीं हरा सकते, तुम्हें हराएगा तो सिर्फ तुम्हारा अपना और तुम खुद। क्योंकि जिनके लिए आप लड़ रहे हैं ना, मुझे लगता है वही आपके अपने आप को गालियां कभी कभी देते, तो वो तकलीफ देने दो ना। देखो, तुमको जो करना है अल्लाह के लिए करना, ये तो मखलूकियात है, ये क्या करेगी तुम्हारे लिए? तो खुद मोहताज है बेचारी। बिल्कुल, मतलब लोग इंसान की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि अच्छा बनना है ऊपर वाले की नज़रों में। अगर उसकी नज़रों में आप अच्छे बन गए, देखो, खुदा रिस्क देता है कीड़ों को पत्थरों में, फिर क्यों तू परेशान है हीरे मोती के चक्करों में। और लगा ले गोता समंदर में या उड़ जा आसमान में, मिलेगा उतना ही जितना है तेरे मुकद्दर में। क्या बात है! ये तो आपने एक ऐसी बात बोली है ना, लोग अगर इस लाइन पे, इन चीज़ों पे चलने लग जाएं, कुछ प्रतिशत भी चलने लग जाए, मतलब ऐसा कि थोड़ा बहुत भी चलने लग जाए तो देखो, किसी भी धर्म में क्या हो रहा है आप देख लो। मेरे धर्म की भी मैं बात करता हूँ, मैं अपने धर्म को भी क्रिटिसाइज करता हूँ कि जब ख्वाजा गरीब नवाज जा रहे तो वीआईपी दर्शन अलग हो रहे, है ना। गरीब आदमी लाइन में लग के हैरान परेशान हो रहा है। इधर सिद्धि विनायक चले जाओ तो वीआईपी दर्शन अलग हो रहे, उधर वैष्णो देवी चले जाओ तो वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। सिर्फ एक जगह है जहाँ पे वीआईपी दर्शन और ये सब पैसे का कोई लेन देन नहीं है, वो है गुरुद्वारा। गोल्डन टेम्पल में ऐसा कोई शॉट नहीं है, आप जाइए, सब सरदार लाइन में लग के सब अच्छे से जाते हैं, बड़े बड़े सरदार सेवा करते हैं, दूसरों की सेवा करते। हर गुरुद्वारा के अंदर सरदार देख लो तुम, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो, मैं जहाँ भी गया हूँ, मैं इस कम्युनिटी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि बिना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूछे वहाँ पे आपको 2 टाइम का खाना मिलेगा। और आपको खाना भी कैसा मिलेगा, वो सरदार जो सेवा कर रहा है वो खुद $1 बिलियन का मालिक होगा, वो तुम्हारी सेवा कर रहा है, तुम्हारी प्लेट धो रहा है। तो अभी हाल में कोई मुझे कम्युनिटी लग रही है मजबूत और सक्षम और एकता में अखंडता, वो सरदार लोग हैं। 2 करोड़ है वो, वहाँ पे भेदभाव, ऊंच 2 करोड़ है। आप किसी सरदार की, खुदा ना खास्ता, आपने दिल्ली का एक इंसिडेंट देखा होगा, एक रिक्शा वाला था और उसका बेटा था, 2 सरदार थे। ऐसे चोर वो लोग आए, उसके वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया था, तो वो चाचा को और उनको मारा गलत तरीके से। तो सरदार लोग पुलिस स्टेशन में घुस गए, पुलिस वालों को भी मारे, एसएचओ को भी मारा, बदली भी करवा दी और कमिश्नर डीसीपी को भी हिला दिया। वो तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी अमित शाह को भी हिला दिया उन्होंने, बिल पास करके उठे। ये है 2 करोड़ सरदार। वो एकता है उनमें, एकता। एक सरदार को मारे तो 2 करोड़ पूरे आएंगे। लेकिन उनमें एकता के साथ साथ यहाँ हम 40 करोड़ है, इंसानियत है। और हिंदू कितने? 70 करोड़ बच्चे कुछ। ये दोनों खाली बकचोद है, बातें करते काम इनसे कुछ नहीं हो रहा दोनों से। सरदारों की संगठन देखो, अरे पहले खाली ये दोनों को बोलो, हिंदू और मुसलमानों को बोलो कि मंदिर और मस्जिद की लड़ाई छोड़ो, इसमें 2-2 टाइम का खाना खिलाना शुरू कर दो तुम, चलो। अरे कहाँ देश से भुखमरी मिट जाएगी। इंसानियत की बात है ना। आप 2 करोड़ की बात कर रहे हो ना एजाज भाई, आप देखो ना, 2 करोड़ हैं, वो एकता ज़रूर है, लेकिन उनमें इंसानियत कितनी है। आपने ही बोला वो किसी का धर्म जात ऊंच नीच नहीं पूछते, आपको खाना खिलाते हैं, और जो खिला रहा है वो और यहाँ नहीं, महाराष्ट्र में सब जगह पे, दिल्ली, हर जगह, लंदन अमेरिका में भी सोने की जगह नहीं, आप गुरुद्वारा में जाके सो सकते हैं। गुरुद्वारा सबके लिए खुला है और अच्छी नीयत से खुला है। कश्मीरियों को पत्थर मारे जा रहे, इधर उनको टेररिस्ट बोलते, उनको मारते। अमरनाथ की यात्रा थी, बर्फ बहुत गिरी,
चारों तरफ सब बंद हो गया, उन्होंने मस्जिदें खोली, उन्होंने अपने घर खोले। वही कश्मीरी को यहाँ पे मारते जब कोई कुछ बेचने आता है, धंधा करने आता है, किसी मेले में कहीं स्टॉल लगाता है तो उनको मारते। अरे इंसानियत कहाँ है भाई? इंसानियत नहीं है जी। और सोशल मीडिया से कुछ फैला सकते हो तो मोहब्बत फैलाओ, क्या नफरत फैला रहे हो भाई? नफरत बांटोगे नफरत मिलेगी, मोहब्बत बांटोगे मोहब्बत मिलेगी। और बाकी रहे ये जो बेचारे परेशान बच्चे जो कमेंटों में गालियां देते लड़ते, वो बिल्डिंग के नीचे नहीं आ सकता। मालूम है, अगर कोई बिल्डिंग के नीचे आ जाए और बोले नीचे आ, तो वो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि खुद इतना परेशान है वो, फर्जी आईडी बना के मम्मी डैडी परेशान उसके, वो देखता है उसकी पढ़ाई के लिए, उसको पढ़ नहीं पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिसके पास पैसा है वो अगली बेंच पे बैठ रहा है, ट्यूशन में भी यही सब हो रहा है। आप देखिए पेपर लीक हो गए, एजुकेशन माफिया पढ़ाई के नाम पे खाली पैसा खा रहे, उसके बाद माँ बाप अपनी खून पसीने की कमाई इन पे लगा रहे, बच्चे जोमेटोस और पिज़्ज़ा हट में यहाँ वहाँ पे पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे और खाना डिलीवरी कर रहे, और वो माँ बाप उनको बैठ के देख रहे और उनका खून जल रहा है। और कमेंट लिख रहे हैं हिंदी में गाली देने वाले एक दबाएं, इंग्लिश में गाली देने वाले 2 दबाएं। हाँ, तो ये पता नहीं ये दिमाग कहाँ से आता है, ये इसके ऊपर एक टिप्पणी बताएं। क्योंकि यंगिस्तान है ना भाई, समझे नहीं आप? आपको पता है उसकी कमेंट पे कितनी लाइक आए, उसी पे खुश हो जाता है। उसका दिन बन गया, एक हफ्ता बन गया, उसका महीना बन गया, और वो ये देख मैं कमेंट किया, मेरे को इतने लाइक आए रे, देख 1000 लाइक आए थे, उस पर उसकी जिंदगी चल रही। अबे हरामखोर, खुश होना है तो उस चीज पे हो कि अपनी माँ को एक वड़ा पाव ला के खिला अपनी कमाई से, अपने माँ बाप को बाहर लेके जा, अपने माँ बाप के लिए जो तेरे लिए उन्होंने किया है ना वो उनको करके दिखा। लड़कियों के पीछे मत भाग, नशे के पीछे मत भाग, अपने माँ बाप के लिए देख के उनके ऊपर क्या बीत रही है, पूछ कभी बिठा के उनसे कहाँ कहाँ से कर्जा लिया है, कहाँ कहाँ ऑफिस में उन पे क्या क्या हो रहा है, पूछ उनसे एक बार। लेकिन तू ये कमेंटें करते रहे बेटा, मेरे को तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तेरी कमेंट भी नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को करके तो मतलब नहीं है। हम जैसे तू आगे ही निकल, आगे ही निकल तू। हम जैसे लोग ही बताते चल 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 निकल, चल चल निकल। किसी की जिंदगी के बारे में कितना जान सकते हैं ये? अगर मैंने तो पहले ही बोला है कि 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटे या 10 दिन 20 दिन भी कम पड़ेंगे, लेकिन आपकी समय सीमा को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी जो ये वार्तालाप है बहुत अच्छी रही, और मुझे उम्मीद है कि हमने जो भी बातें की हैं समाज को अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। अगर नज़रिया अच्छा होगा देखने वाले का तो उसको अच्छा ही नज़र आएगी, अगर नज़र गंदी है तो फिर क्या ही कर सकते हैं एजाज भाई। तो आप एक प्यारा सा कमेंट बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन दबाने के लिए, क्योंकि ये देखना ज़रूरी है। भाई बलराज का चैनल सब्सक्राइब करो, वैसे तो ये वायरल ही है, इसकी चीज़ें अच्छी बोलता है, आप और इसको सपोर्ट करिए ताकि और अच्छे मैसेज ये फैलाते रहे और अच्छे लोगों से ये बातचीत करे और आप तक अच्छे मैसेज पहुंचाए। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे सुवाद रखना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।